इन चुनावों में एक और बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है जो शायद कोई और आपको बताएगा नहीं, और वो है साइलेंट वोटर्स की भूमिका। साइलेंट वोटर्स की भूमिका बहुत बड़ी रही है। साइलेंट वोटर शब्द की चर्चा आपने बिहार के चुनाव में शायद सुनी भी होगी, और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी आपने साइलेंट वोटर्स के बारे में सुना होगा। तो साइलेंट वोटर कौन होता है? साइलेंट वोटर वो होता है जो अपने मन में ये तय तो कर लेता है कि उसे किसे वोट देना है, लेकिन ये बात वो किसी को बताता नहीं है। फिर भी ये वोटर्स हार और जीत का अंतर तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये वो वोटर हैं जो सबको कंफ्यूज करके रखते हैं। ना तो ये अपने मन की बात किसी एग्जिट पोल वाले को बताते हैं, ना किसी पत्रकार को बताते हैं, और ना ही किसी नेता को बताते हैं। आमतौर पर महिलाओं और बुजुर्गों को साइलेंट वोटर्स माना जाता है, जो पहले से तय कर चुके होते हैं कि उन्हें वोट कहां डालना है, लेकिन वो ये बात किसी से शेयर नहीं करते। वो होते हैं साइलेंट वोटर्स। साइलेंट वोटर्स ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल करने वालों को भी अपने मत के बारे में सही नहीं बताते, और इन वोटर्स की चुप्पी की वजह से ही कई बार सारे अनुमान गलत साबित हो जाते हैं। और इस बार भी ऐसा कहा जा रहा है कि कम से कम 20% वोटर ऐसे थे, स्विंग है 20% का, जो साइलेंट वोटर्स का स्विंग था। अब हम चलते हैं तड़ित के पास। तड़ित, साइलेंट वोटर्स और महिला वोटर्स, ये दो ऐसे वर्ग हैं जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के वोटिंग भी की है और जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसके बारे में बताइए। देखिए सुधीर जी, साइलेंट वोटर जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ऐसा वोटर जो चुनाव में हिस्सा तो ले रहा है लेकिन मुखर होकर सामने नहीं आ रहा है कि उसने किया क्या है। अब इसमें दो ढंग के, जैसा आप खुद बता रहे हैं कि महिलाएं भी हैं इसमें, और एक दूसरा ऐसा तबका है जो दिख नहीं रहा। महिलाओं का तो चलिए समझ में आ रहा है कि नीतीश सरकार ने, या नीतीश गठबंधन की जो सरकार थी पिछले 5 सालों में, उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। जैसे नीतीश ने साइकिलें दी हैं, शराबबंदी की हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा गया है डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र, और अभी कोरोना के दौरान राशन वो सीधा गाँव में मिला है, तो उससे महिलाएँ सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं कि उनका किचन खाली नहीं गया, अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहा। तो वो एक उनसे उनको खुशी मिली, तो कहीं ना कहीं वो पक्ष में आई है, एनडीए के पक्ष में। एक दूसरा वोटर है जो मैं अभी चर्चा भी कर रहा था सुबह से कि जो महादलित वोटर है, जैसे आप देखें बिहार में 16% दलित कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट वोटर हैं सेंसस के अनुसार। उसमें जो रामविलास पासवान की पार्टी का हिस्सा है, चिराग पासवान की पार्टी का, वो 7 से 8% है। नॉन पासवान जो दलित हैं उस पर नीतीश ने पहले भी काम किया था, मांझी को सीएम बनाया था, फिर अभी वापस उनको लिया है, बाहर चले गए। तो वैसे ही जो ओबीसी हैं उसमें एक पिछड़े में अति पिछड़े का उन्होंने कैटेगरी बनाई थी। जनरली जब पोल्स में लोग जाते हैं तो ये ऐसे वोटर हैं जो वोट तो डालने जा रहे हैं लेकिन वो किसी से बातचीत करने में हिस्सा नहीं लेते। हमारा भी अनुभव ये रहा है कि अगर हम फील्ड में जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, अगर उनका भरोसा हमने जीता तो वो हमसे बात करते हैं, वरना आंसर नहीं करते, चुप हो जाते हैं। उनके ऊपर जिस पार्टी ने काम किया होगा, जिसका कैडर उनके बीच होगा, वही उनसे वोट लेगा। और ये आप वैसे याद करें सुधीर जी, तो कांग्रेस का शासन खत्म होने के बाद 90s के बाद ये वोटर जो है मैक्सिमम लालू प्रसाद यादव के साथ होता था, जब तक उनकी 15 साल सरकार चली। ये वोटर 94 में जब ये टूट के अलग बने, नीतीश पार्टी छोड़ी, उन्होंने कुर्मी कुशवाहों की एक चेतना रैली हुई थी, आप याद करें 94 में। उसके बाद ये छोड़ के निकले लालू के गठबंधन को, अब धीरे धीरे बनाया। ये 15 सालों के बाद लालू को छोड़ के आ जाता है नीतीश के पास, और अभी भी ये बना हुआ है नीतीश के पास, जो बीजेपी भी उस पर अब धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रही है। आप देखें लोकसभा चुनाव में वोट बीजेपी को डलता है लेकिन विधानसभा में नहीं डल रहा था। अब बीजेपी उसकी स्ट्रैटेजी प्लान करके धीरे धीरे उन वोटरों को अपने झोली में इकट्ठा कर रही है। ये ऐसा एक वोटर था जिससे न ओपिनियन पोल में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेता है, या एजेंसियाँ भी इसमें गलत हो जाती हैं, और ये ज़्यादा मुखर नहीं होता। जी तड़ित, अब हम ये बताते हैं कि महिलाओं का कितना योगदान रहा है। इस बार वोट डालने वाली महिलाओं की संख्या जो है वो करीब 2 करोड़ के आसपास है। 2 करोड़ वोटर्स। बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के समय में महिलाओं की जो मदद की है, जिस तरह से महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया, मुफ्त सिलेंडर दिया गया, मिड डे मील्स की योजना चलाई गई, उसने महिला वोटर्स को एनडीए की तरफ आकर्षित कर दिया। और खास तौर पर अगर आप ये देखें कि इस दौरान केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जो वेलफेयर स्कीम्स चलाई थी, जिसके तहत अनाज भी दिया जा रहा है, सिलेंडर दिया जा रहा है, सीधे बैंक अकाउंट में पैसा दिया जा रहा है, महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा आ रहा है, तो लोग कई बार ये समझते हैं
कि ये तो सरकारी योजनाएं हैं, इनका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, ये असल में लोगों के जीवन को सीधे टच करती हैं, लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर लेकर आती हैं, और लोग, खास तौर पर जो गरीब तबके के लोग हैं, वो इस बात को हमेशा याद रखते हैं। और यही वजह है कि बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वेव होने के बावजूद महिलाओं ने एनडीए को अच्छी संख्या में वोट दिया है। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि नीतीश कुमार बाल बाल बच गए, और वो इसलिए बच गए क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी वेलफेयर स्कीम्स इस दौरान, इस साल खासतौर पर कोविड के बाद चलाई थी, जिससे कि जो इनडायरेक्ट फायदा है वो नीतीश कुमार की सरकार को और नीतीश कुमार की पार्टी को मिला है। बिहार में इस बार कुल 4 करोड़ 16 लाख वोटों ने लगभग लोगों ने वोट डाला है। 4 करोड़ 16 लाख। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक करीब 37% वोट महागठबंधन के पक्ष में गए हैं, जबकि एनडीए को भी इस समय तक लगभग उतने ही यानी 37% वोट मिले हैं। सोचिए, दोनों 37% वोट लेकर बराबरी पर हैं, जबकि अन्य दलों के हिस्से में 26% वोट आए हैं। यानी इस बार एनडीए के पक्ष में भी बड़ी लहर थी और एनडीए के विपक्ष में भी उतनी ही बड़ी लहर थी। ऐसे ही कुछ नतीजे अमेरिका में भी दिखे, जहां इतिहास में पहली बार 7 करोड़ वोट हासिल करके भी डोनाल्ड ट्रंप हार गए। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने नया रिकॉर्ड बनाया। पिछली बार जब वो जीत गए थे तब से भी ज्यादा वोट लिए, फिर भी हार गए, और 7.5 करोड़ वोट हासिल करके जो बाइडेन जीत गए। यानी एक को 7 करोड़ मिले, दूसरे को 7.5 करोड़ मिले। इसका मतलब यह है कि कांटे की टक्कर थी। इन नतीजों से ने यह साफ कर दिया है कि करीब आधे लोग बिहार में एनडीए के पक्ष में हैं और आधे उनके विरोध में है। महागठबंधन के कप्तान तेजस्वी यादव थे। उन्होंने कप्तान वाली पारी भी खेली और उनकी पार्टी अब तक 32 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है और रुझानों में 45 सीटों पर आगे है। लेकिन कांग्रेस के साथ पार्टनरशिप करने का उनका फैसला गलत साबित हो गया, और जिस कांग्रेस को उन्होंने 70 सीटें दे दी, उसमें से कांग्रेस ने अब तक सिर्फ 8 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 11 सीटों पर वो आगे चल रही है। मतलब कुल मिलाकर 70 सीटों में से सिर्फ 19 पर ही कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और कांग्रेस के खराब स्ट्राइक रेट का नुकसान तेजस्वी यादव को ये मैच हार कर उठाना पड़ सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि तेजस्वी ने बहुत मेहनत की है, लेकिन आखिरी मौके पर कांग्रेस के साथ सीटों का गलत बंटवारा करके वो फंस गए और उनकी ये शानदार पारी बेकार हो गई। जैसे आप देखते हैं कई बार क्रिकेट के मैच में कप्तान जो है वो खुद बहुत अच्छी पारी खेलता है, सेंचुरी बनाता है, लेकिन फिर भी टीम हार जाती है। 31 साल के तेजस्वी यादव ने इस बार बिहार में एक दिन में 17 रैली करने का रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन इन रैलियों में उन्होंने लंबे लंबे भाषण नहीं दिए, बल्कि उन्होंने T20 अंदाज में छोटी छोटी रैलियां की, छोटे छोटे भाषण दिए और जनता से दो तरफा संवाद करने की कोशिश की। तेजस्वी यादव क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं और वो आईपीएल के पहले सीजन में दिल्ली की टीम का हिस्सा भी रहे हैं। उन्हीं की टीम यानी दिल्ली की टीम आज आईपीएल का फाइनल खेल रही है मुंबई के साथ, और इसी दिल्ली की टीम में तेजस्वी यादव खेल चुके हैं, इस टीम का हिस्सा रह चुके हैं। हालांकि उन्हें एक भी मैच मैदान में खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने आईपीएल के अनुभव को इन चुनावों में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। दूसरी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने अपनी रैलियों में ना तो अपने पिता की तस्वीरों का इस्तेमाल किया, यानी लालू यादव की तस्वीर पोस्टर से गायब थी, ना ही ज्यादातर मौकों पर उन्होंने अपने पिता लालू यादव का कहीं नाम लिया। शायद तेजस्वी ये समझ गए थे कि जो युवा पीढ़ी है उसे लालू यादव के शासन के दौरान हुए घोटालों, अपराध, भ्रष्टाचार के बारे में या तो पता नहीं होगा, और पता भी होगा तो इस समय वो उन्हें याद ना ही दिलाएं तो ज्यादा अच्छा है। तो बहुत स्मार्टली उन्होंने लालू यादव को अलग रखा और अपने बाकी के परिवार को भी अलग रखा, जिससे वो दो बड़े इश्यूज को एड्रेस करना चाहते थे। देखिए, उनके खिलाफ दो बड़े मुद्दे जाते हैं, एक है भ्रष्टाचार और दूसरा है परिवारवाद। और अपने पूरे परिवार को और अपने पिता को दूर रखकर उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को कोशिश की कि जनता को याद ना दिलाया जाए और जनता उसे भूल जाए, और परिवारवाद के बारे में भी उन्होंने उनको अलग रखकर यह बताने की कोशिश की कि जनता उन्हें परिवारवाद के एक प्रतिनिधि के रूप में ना देखे, बल्कि उन्हें एक इंडिपेंडेंट तौर पर, एक अलग खिलाड़ी के तौर पर उन्हें देखे। बिहार में पिछले 13 घंटे से ज्यादा समय से काउंटिंग चल रही है, लेकिन अभी तक कोई पार्टी या गठबंधन ये कहने की स्थिति में नहीं पहुंची है कि वहां सरकार किसकी बनेगी। लेकिन अभी तक के नतीजों से जो तस्वीर आ रही है उसमें बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा फायदे में है। बीजेपी ने
2015 के चुनाव में 53 सीटें जीती थीं और इस बार बीजेपी 72 सीटों पर आगे है और उन्हें 19 सीटों का फायदा हो रहा है। बीजेपी की इस कामयाबी में प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव में वैसे तो सिर्फ 12 रैलियां की, लेकिन इन रैलियों का असर पूरे चुनाव पर पड़ा है, पूरे चुनाव पर नजर आया है। इस चुनाव में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार थे, लेकिन अभी तक के नतीजों में जेडीयू का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। 2015 के मुकाबले उनकी लगभग 29 सीटें कम हो गई हैं। जेडीयू को इतने बड़े नुकसान के बावजूद यदि एनडीए अभी तक बढ़त बनाए हुए है तो इसकी एकमात्र वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। और सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के जो विरोधी हैं, यानी जो दूसरा खेमा है महागठबंधन का, वहां पर भी तेजस्वी यादव ने भी अपनी रैलियों में सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला नहीं किया, उनकी आलोचना नहीं की, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर दी तो इसका नुकसान उन्हीं को मिलेगा। इसलिए उन्होंने नया फॉर्मूला निकाला जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने निकाला था, और वो फॉर्मूला ये है कि वोटर्स को ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी हमें भी बड़े पसंद हैं और हम भी चाहते हैं कि वही प्रधानमंत्री बने रहें। केंद्र में सबसे बढ़िया नरेंद्र मोदी ही हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, आप केंद्र में उन्हें रखिए और राज्य में हमें रखिए। ऐसा फॉर्मूला आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल ने दिया दिल्ली में, और यही फॉर्मूला तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों को देने की कोशिश की कि हमें नरेंद्र मोदी से कोई बैर नहीं है। बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में बीजेपी की भूमिका हमेशा छोटे भाई की रही है, जूनियर पार्टनर की, लेकिन आज अभी तक जो नतीजे आए हैं उनसे एक बात साफ हो गई है कि बीजेपी अब बिहार में सीनियर पार्टनर की भूमिका में आ चुकी है और बिहार में हो सकता है बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन जाए। और अगले चुनाव आते आते आपको बीजेपी या तो सीनियर पार्टी के भूमिका में दिखेगी, और या यह भी हो सकता है कि अगली बार बीजेपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े और शायद जीत भी जाए। तो नीतीश कुमार जो कह रहे थे कि ये उनका आखिरी चुनाव है, हो सकता है ये वाकई उनका आखिरी चुनाव हो, लेकिन एक खास बात यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने आज ये कह दिया है कि ये उनका आखिरी चुनाव नहीं है, और न ही नीतीश कुमार ने कभी ये कहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव है। उन्होंने तो ये कहा था कि ये चुनाव की आखिरी रैली है, और लोग ये समझ गए कि वो कह रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। इसलिए आज उनकी पार्टी ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो रिटायर होने वाले हैं या ये उनका आखिरी चुनाव है। वो ना रिटायर होंगे और ना ही ये उनका आखिरी चुनाव है। दूसरी बात, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में जश्न मनाने के लिए लड्डू बनवा कर रखे थे, मिठाइयां बनवा कर रखी थी, लेकिन अभी तक उन्होंने, अब आप समझ लीजिए 9:45 बजने वाले हैं रात के, अभी तक ये लड्डू बाहर नहीं आए हैं। और अब भी बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहकर रखा है कि लड्डू बाहर मत निकालना, अभी लड्डू बांटने की बारी नहीं आई है, इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए, क्योंकि पिछली बार लड्डू पहले ही बट गए थे और बाद में बीजेपी हार गई थी। इसलिए बीजेपी अब पिछली बार से सीख गई है और लड्डू अभी भी अंदर ही रखे हुए हैं, बाहर नहीं आए हैं। तीसरी बात, आपको याद होगा कल ही आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं से यह कह दिया था कि जब हम जीतेंगे तो कोई भी सड़कों पर दंगा ना करे, कोई भी बदतमीजी ना करे, और किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की दंगे फसाद की स्थिति नहीं आनी चाहिए। यानी आरजेडी को यह पता चल गया था, वो पहले से ही इस तैयारी में थे कि वो आज जीतने वाले हैं, और उन्हें यह भी पता था कि जीत के बाद हो सकता है उनके कार्यकर्ता जो हैं खुशी में काबू से बाहर चले जाएं। कार्यकर्ता हैं बीजेपी के मुख्यालय में दिल्ली में, और ये बीजेपी की सफलता के लिए यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ इस समय कर रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं बिहार में इन फंसे हुए चुनावी नतीजों पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं, किसने जीत का दावा किया, कौन बहुत संयम के साथ अभी फाइनल नतीजों का इंतजार कर रहा है, और कौन अब यह कह रहा है कि बिहार में जीतने पर मुख्यमंत्री जेडीयू का नहीं बल्कि बीजेपी का होना चाहिए। हमें अपने 15 साल के काम पर भरोसा है और बिहार की जनता में यकीन है जो अंधे युग की तरफ बिहार को वापस नहीं ले जाएगा। लोकसभा में भी और विधानसभा में भी लगभग बराबर सीटें लड़ते हैं। कभी स्ट्राइक रेट उनका ज्यादा होता, कभी हमारा ज्यादा होता, हमारे में कोई विवाद नहीं। बस माननीय मुख्यमंत्री जी जिनकी विदाई सुनिश्चित है, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आरओ को फोन कर करके प्रोसेस स्लो मत कराइए,
विलंब से ही सही हारना आप ही को है। पोस्टल बैलेट की गिनती आधी रोक दी गई है। क्यों रोक दी गई? मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूं कि जाते जाते और कलंक अपने माथे पे माननीय मुख्यमंत्री जी ना ले। आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे वह बिहार विधानसभा का चुनाव हो या देश के अंदर विभिन्न राज्यों के उपचुनाव हो, मोदी है तो मुमकिन है। इस कहावत को इस देश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से चरितार्थ किया है। भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के उन सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ कोविड-19 के बावजूद चुनाव के तमाम प्रकार के दुष्प्रचार को दरकिनार करते हुए एक एक कार्यकर्ता ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ यहां पर कार्य किया। उन सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं इस अवसर पर मैं हृदय से इस जीत के लिए बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाजपा के कार्यकर्ता को लगता है कि अब बिहार में भाजपा का चेहरा होना चाहिए और बिहार के लोग भी मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक देखिए एक नेचुरल सी प्रक्रिया होती है कि एक लंबे समय तक कोई सीएम होते हैं तो एक उनकी एंटी इनकम्बेंसी होती है, जिसमें कि चिराग पासवान हमारे साथ थे और जो आंकड़ा है उसमें भी दिख रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिनों के लिए यह जरूरी है बिहार के लिए और भाजपा के लिए, बिहार के भविष्य के लिए कि भाजपा का सीएम होना चाहिए। और अभी की ताज़ा खबर यह है कि जैसा आप जानते हैं हमारे देश में अभी एक प्रथा बन गई है कि हारने वाली पार्टियां अब चुनाव में तुरंत धांधली का आरोप लगाने लगते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं। और ऐसा एक बार फिर हो रहा है। पटना में आरजेडी और कांग्रेस के नेता अब बिहार चुनाव आयोग से शिकायत करने के लिए जा रहे हैं। ये इस समय की बहुत बड़ी खबर है और वो ये शिकायत करने के लिए जा रहे हैं चुनाव आयोग में कि इस बार के चुनाव में धांधली हुई है और इन्होंने ज़्यादा सीटें जीती हैं, लेकिन इनकी सीटों को, इनके वोटों को रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो मान नहीं रहे हैं। मोबाइल हटा लो। तो यहां पर दो बड़ी बात है। अब आरजेडी चुनाव आयोग जा रही है शिकायत करने के लिए। उधर आप जानते होंगे कांग्रेस पार्टी के एक और नेता हैं उदित राज, उन्होंने दिन में ये कहा कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है और इसलिए इस तरह के नतीजे आ रहे हैं। ये उन्होंने ट्वीट किया था, आप अपनी स्क्रीन पर उनके ट्वीट को पढ़कर देखिए। ये कहते हैं, जब मंगल ग्रह और चांद की ओर जाते उपक्रम की दिशा को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है तो ईवीएम हैक क्यों नहीं की जा सकती। ये ऐसा उनका कहना है, यानी तुरंत आरोप लगा दिया कि ईवीएम हैक हो गए। अब बड़ी बात यह है, आपने देखा होगा अभी हाल ही में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हार गए, लेकिन वो अपनी हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और लगातार वो भी अदालतों में जा रहे हैं शिकायत करने के लिए और वो भी यही कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है, मैं अपनी हार मानूंगा नहीं। और आपको ये भी याद होगा कि जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया तो बहुत सारे अमेरिकी न्यूज़ चैनल से उनके भाषण को बीच में ही काट दिया, दिखाने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो झूठ बोल रहे हैं और वो गलत बातें कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें अपने चैनल पर नहीं दिखाएंगे। और भारत के बहुत सारे पत्रकार ऐसे थे, बहुत सारे नेता ऐसे थे जिन्होंने अमेरिका के न्यूज़ चैनल्स और वहाँ के पत्रकारों को, वहाँ के मीडिया की बड़ी तारीफ की उस समय और कहा कि देखिए ये हिम्मत होती है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का भाषण बीच में से ही उड़ा दिया, बीच में से ही काट दिया। लेकिन वही लोग अब अपने यहां दूसरा काम कर रहे हैं, वही लोग अब यहां पर डबल स्टैंडर्ड्स अपना रहे हैं। अब यही लोग ये कह रहे हैं कि हमारे यहां ईवीएम हैक कर लिए गए हैं, हमारे यहां धांधली हुई है और अपने ही चुनाव आयोग पर अब सवाल उठा रहे हैं। यानी अमेरिका में जब कुछ होता है तो इनके मापदंड अलग होते हैं और यहां जब कुछ होता है तो इनके मापदंड अलग होते हैं। और आपने ये भी देखा होगा हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जो डोनाल्ड ट्रंप के हारने से बड़ा खुश था, क्योंकि उसे डोनाल्ड ट्रंप की हार में प्रधानमंत्री मोदी की हार दिख रही थी। इसलिए उन्होंने जो बाइडेन का साथ दिया, जो बाइडेन की लंबी लंबी तारीफें की उन्होंने और कहा कि
एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की हार जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की हार है। यहां तक हमारे जो लोग हैं, एक वर्ग जो है वो इतना ज्यादा प्रभावित इससे हो चुका है कि उन्होंने बाइडेन से भी एक तरीके से दोस्ती कर ली, लेकिन जब अपने यहां होता है तो वो अपनी पोजीशन तुरंत बदल लेते हैं। बिहार में इस बार युवा वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। कुल वोटर्स बिहार में 7 करोड़ 30 लाख के आसपास हैं। इनमें से 50% की उम्र 18 से 39 वर्ष के बीच है। 7 लाख से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 19 वर्ष के बीच है, यानी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, जबकि 1.5 करोड़ वोटर्स की उम्र 20 से 29 वर्ष के बीच है। और इन वोटर्स ने इन चुनावों में बहुत निर्णायक भूमिका निभाई है। इसलिए आपको जो नतीजे दिख रहे हैं, ये जो युवा लोग हैं, जो यंग लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं या जिनको रोजगार चाहिए, जो अपना एक अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं, ये उनकी सोच है जो आपको बिहार में इस बार नजर आ रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.